Global Degree College Peshawar introduces online classes for physics students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बेटा चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। बेटा थर्मोडायनेमिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हीट एनर्जी को अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादातर हम हीट को कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म्स, और अदर फॉर्म्स में भी हम ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। मैकेनिकल का मतलब है हम हीट से काम लेते हैं। हम हीट से किस तरह काम लेते हैं? सपोज़ मेरे पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है और ये पिस्टन है, और मैं क्या कर लेता हूँ, नीचे से इसको जनाब कुछ न कुछ हीट दे देता हूँ। तो मेरी हीट की वजह से ये पिस्टन ऊपर जाकर कुछ न कुछ वर्क हो जाएगा। वर्क का मतलब ये है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई है किस में? वर्क में। या अगर मैं हीट नहीं दे रहा, पिस्टन को नीचे कर रहा हूँ, तो मैं कुछ काम कर रहा हूँ इस पिस्टन की मदद से गैस पर, जिसकी वजह से गैस कंप्रेस होकर उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। तो वर्क कन्वर्ट हो रहा है हीट में या हीट कन्वर्ट हो रहा है वर्क में। इस ब्रांच ऑफ साइंस को जब हम ये चीज़ इसमें स्टडी करेंगे, इसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेटा आपकी केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच भी नहीं है, फिजिक्स की भी नहीं, ये साइंस की ब्रांच है। सो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study the transformation of heat energy into other forms of energy or other forms of energy into heat energy. Specially we will discuss the transformation of heat energy into mechanical energy. Mechanical energy का मतलब है हम heat energy से काम लेने की कोशिश करेंगे। So इसको हम thermodynamics कहेंगे। और heat से हम वर्क किस तरह लेंगे? सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस। इसका मतलब है इस चैप्टर में हमारा सारा यही काम होगा। सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर के अंदर गैस होगा और उसके साथ खेलते जाएंगे, कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे, आपको अंदाज़ा होता जाएगा। लेकिन इसको मज़ीद आगे ले जाने से पहले मैं कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजी है, इसकी कुछ ज़ुबान है, कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, वो आपको समझाना चाहता हूँ। अब इस केस में हम स्टडी किसको करेंगे? गैस को। जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं दैट इज़ नॉन एज अ सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग अंडर स्टडी। आप एक सोल्यूशन लेकर उसको स्टडी कर रहे हो, वो सोल्यूशन एक सिस्टम है। अगर आप हवा को स्टडी कर रहे हो, हवा सिस्टम है। अगर आप किसी इंसान को स्टडी कर रहे हो कि इसके कान कितने हैं, इसका ब्लड कितना है, किस तरह फ्लो करता है, वो इंसान एक सिस्टम है। पौधे को स्टडी कर रहे हो, एनीथिंग अंडर स्टडी, अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज अ सिस्टम। इस केस में ये गैस सिस्टम है। अच्छा, गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन गैस के अलावा ये सिलेंडर, ये पिस्टन, नीचे चूल्हा वगैरह, इसको हम बोलते हैं जनाब एनवायरनमेंट या सराउंडिंग्स। व्हाट इज सराउंडिंग? एनीथिंग इन द सिस्टम अदर देन, एनीथिंग इन द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम के अलावा बाकी जितनी चीज़ें, अगर आपने थर्मामीटर रखा है या कुछ और चीज़ें, ये सारी की सारी जो हैं ये सराउंडिंग या सिस्टम है। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जब हम प्लस कर लेते हैं तो इसको फिर हम बोलते हैं यूनिवर्स। यानी इन सारे को, गैस, इन सब को हम बोलते हैं यूनिवर्स। इसी वजह से हम कहते हैं कि सराउंडिंग इज एनीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर वो चीज़ विच इज़ अदर देन सिस्टम, जो सिस्टम के अलावा हो, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जो विच इज़ नॉट अ सिस्टम, जो सिस्टम ना हो। सिस्टम के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं दैट इज़ एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। अच्छा, इस केस में ये जो दीवारें हैं, जो कि अगर आप देखें ये दीवार वगैरह, इस दीवार को हम सिर्फ बाउंड्री भी कह सकते हैं। बाउंड्री मतलब जिस तरह मैंने कहा है कि यूनिवर्स है गया या एनवायरनमेंट वगैरह। एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट से मुराद चूल्हा है, या मिसाल के तौर पर आप इर्द गिर्द कोई और चीज़ें रख रहे हो, तो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलग करने वाली जो लेयर है, जो सरफेस है, दैट इज़ नोन एज बाउंड्री। इसी तरीके से अब गैस है, इस गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ सिस्टम। तो सिस्टम्स फिर मुख्तलिफ किस्म के हो गए। अब इस केस में क्या हो रहा है, मैं हीट दे रहा हूं, लेकिन सिलेंडर में किसी किस्म का सुराख नहीं है। जब सुराख नहीं है इसमें, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो मैस है वो कांस्टेंट है, यानी मैस ट्रांसफर नहीं हो सकता बाउंड्री में। हाँ, हीट ट्रांसफर हो सकती है। तो इसको जनाब हम बोलते हैं कौन सा सिस्टम? इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम।
लेकिन अगर मैं इसमें कोई सुराख कर दूं जिससे गैस भी आर बार जा सकती हो, यानी मैस भी ट्रांसफ़र हो सकता है और हीट भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम की सबसे बड़ी मिसाल इंसान खुद भी है, पौधे भी हैं। हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सो मैस कैन पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। पेशाब करते हैं, मैस कैन पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। हम धूप में बैठकर एनर्जी गेन कर रहे हैं, हमारी बॉडी से इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं, हीट भी ट्रांसफर हो रही है। सो द सिस्टम इन विच मैस कैन नॉट पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट हीट कैन पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज नोन एज अ क्लोज सिस्टम, एंड दैट सिस्टम इन विच बोथ मैस एंड हीट कैन पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। प्लांट्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी कौन से सिस्टम की जनाब, ओपन सिस्टम की। तीसरा सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा कि मैं इसी सिलेंडर की दीवारों को नॉन कंडक्टिंग कर लेता हूं, रबड़ वगैरह लगा लेता हूं या कोई भी ऐसी चीज जिससे हीट भी ट्रांसफर ना हो सके। तो इसका मतलब है कि ना अब हीट ट्रांसफर हो सकता है और ना अब मैस ट्रांसफर हो सकता है, तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं जनाब आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मीन अलग थलग, ऐसा सिस्टम जो अपने बाकी माहौल से मुकम्मल अलग थलग हो, माहौल का उस पर किसी किस्म का असर ना हो, यानी ना माहौल उसको मैस दे सके, ना ले सके, ना एनर्जी दे सके, ना ले सके। तो इसका मतलब है टाइप्स ऑफ सिस्टम तीन किस्म के हो गए, क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड। व्हाट इज अ क्लोज्ड सिस्टम? द सिस्टम इन विच मैस कैन नॉट पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एंड ओनली हीट कैन पास थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। Open system is that system in which both mass and energy can pass through the boundary of the system. Isolated system is that system in which neither heat nor mass can pass through the boundary of the system. So ये जनाब मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम हो गए। अब हम चूंकि थर्मोडायनेमिक, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि हम हीट को कन्वर्ट कर दे जनाब किस में, वर्क में। अब हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, हम सिलेंडर लेंगे, सिलेंडर के अंदर गैस वगैरह होगा और सिलेंडर के अंदर गैस लेकर उसको हम नीचे से हीट वगैरह देंगे और हीट देने से पिस्टन ऊपर जाकर वर्क हो जाएगा, तो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। अब ये काम मैं किसकी मदद से कर रहा हूं, सिलेंडर और सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस, तो इसको फिर हम बोलते हैं हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन? हीट इंजन इज द डिवाइस, वो आला होता है, कौन सा आला, विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो द ब्रांच ऑफ साइंस इज थर्मोडायनेमिक्स and the device which will do this thing is known as heat engine। हम अक्सर पूछते हैं बेटा हीट इंजन क्या है, लोग कहते हैं जी वो गाड़ियों में लगा होता है। गाड़ियों में तो लगा होता है, लेकिन आप मुझे बताओ किस तरह है। मैं कहता हूँ जरा ड्रा करके बताओ, तो कहते हैं जी वो तो बड़ा मुश्किल है, किस तरह ड्रा करेंगे। यार बेवकूफ़, ये हीट इंजन है ना। कोई बंदा आपसे पूछता है हीट इंजन ड्रा करो, बस सिलेंडर ड्रा करो, उसके अंदर गैस रख दो, दैट इज हीट इंजन, बात खत्म। सो हीट इंजन क्या है? अ सिलेंडर कंटेनिंग सम गैस इज नोन एज हीट इंजन, क्योंकि यही वो आला है, यही वो तरीका है, यही वो चीज़ है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी वर्क में कन्वर्ट कर देगी। तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स, उस आले को बोलेंगे हीट इंजन। सो व्हाट इज हीट इंजन? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और हीट इंजन है क्या? सिलेंडर कंटेनिंग सम गैस हैविंग मूवेबल पिस्टन इज नोन एज अ हीट इंजन। फिर ये हीट एनर्जी हम कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में कुछ कवानीन के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक, उनको बोलेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आज ही डिस्कस करूंगा, सिर्फ बता रहा हूं। द ब्रांच इज थर्मोडायनेमिक्स, द डिवाइस heat engine, the principles वो उसूल according to which heat energy can be converted into mechanical energy, those principles are known as laws of thermodynamics। और laws of thermodynamics में फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, बताऊंगा आपको। तो हीट इंजन आपके जहन में इस तरह ना होगा तो हीट इंजन बस योग्राम भाई सबने दिया, सिलेंडर कंटेनिंग सम गैस, मूवेबल पिस्टन, नथिंग एल्स। अच्छा, इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में इन दीवारों में हीट जा सकती है। जब दीवारों में हीट जा सकती है तो इसको बोलते हैं डायाथर्मिक वाल्स। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि दीवारों को रबड़ वगैरह या इस तरह कर दो यानी नॉन कंडक्टिंग बना दो, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक वाल्स। एडियाबैटिक वाल्स का दूसरा नाम है नॉन कंडक्टिंग वाल्स। दोज वाल्स थ्रू विच हीट एनर्जी कैन नॉट पास, विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम, टू पास थ्रू देम। Diathermic walls are those walls which allow heat to flow through them, जिनमें हीट गुजर सकती है, उसको डायथर्मिक वाल्स कहते हैं। अच्छा, हम डिस्कस किसको कर रहे थे? सिस्टम को, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। अब इस सिस्टम की हालत, स्टेट, हालत,
आप हालत को जब आप डिस्कस कर रहे हो तो इसकी हालत को आप किस तरह डिस्कस करोगे? सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है और मैं इस गैस की हालत को डिस्कस कर रहा हूँ। हालत से मुराद है मैं इसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा यार इस गैस का इतना प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को जिसकी मदद से हम किसी भी सिस्टम की हालत को बयान करते हैं, इसको स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स का मतलब है ये चेंज हो रही है। आप गैस का प्रेशर चेंज भी हो सकता है, ऊपर से प्रेशर चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। सो these parameters like pressure, volume, temperature, these are called state variables. इनको state function कहते हैं। फंक्शन का असल मतलब है डिपेंड, वो चीज जिस पर सिस्टम की हालत डिपेंड करती है। तो सिस्टम की हालत किस पर डिपेंड करती है? प्रेशर पर, वॉल्यूम पे, कि इसका प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। अच्छा, इन चीजों को तो बोलेंगे स्टेट वेरिएबल्स, लेकिन इनकी मदद से सिस्टम को डिस्क्राइब करना, द डिस्क्रिप्शन, बयान करना, उसकी वजाहत करना कि जनाब ये सिस्टम है, इसका ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज स्टेट ऑफ अ सिस्टम? द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ स्टेट वेरिएबल, बाय द हेल्प ऑफ स्टेट फंक्शंस, या आप इस तरह भी कह सकते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। मुख्तलिफ पैरामीटर्स की मदद से, जब हम मुख्तलिफ चीज़ों की मदद से जब हम सिस्टम की हालत को डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। व्हाट इज स्टेट वेरिएबल्स? दोज वेरिएबल्स या दोज पैरामीटर्स on which the state of a system will depend, they are known as state variables. तो जनाब, state of a system is the description of a system by the help of different parameters, and those parameters on which the state of a system will depend, like pressure, volume, temperature, etc., these are known as state variables. इसी तरीके से हम कहेंगे कि ये प्रोसेस का क्या है? जब आप किसी सिस्टम की हालत को चेंज कर देते हो, उस चेंज को जिस तरीके से करोगे, आप हीट दे रहे हो, हीट ले रहे हो, तो ये एक प्रोसेस है। What is process? The change in the state of a system. State of a system को जब आप चेंज करेंगे तो किसी न किसी तरीके से करेंगे। उस तरीके को, तरीका का क्या मतलब है? प्रोसेस, उसको प्रोसेस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको हीट दे रहा हूँ, किस तरह हीट दे रहा हूँ? मैं इसके साथ गर्म बॉडी लगा रहा हूँ, गर्म बॉडी उसको हीट दे रहा है, तो ये प्रोसेस। अब प्रोसेसेस मुख्तलिफ किस्म के होंगे। रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकता है, यानी वापस अपनी जगह पर आ सकता है। इर्रिवर्सिबल, जो अपनी जगह पर नहीं आ सकता। सो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द सिस्टम कैन रीगेन इट्स इनिशियल वैल्यूज ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। जितना उसका प्रेशर था उतना वापस प्रेशर आ सकता है, जितना वॉल्यूम है वापस आ सकता है। अब आ सकता है, अब आएगा या नहीं आएगा ये एक अलग बात है। बॉम्ब का ब्लास्ट होना, बॉम्ब को ब्लास्ट कर दो, दोबारा बॉम्ब के टुकड़े आपस में मिल नहीं सकते, दैट इज नोन एज इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। आप एक दफा बात कर लेते हो, बात आपके मुंह से निकल जाती है, दोबारा अंदर नहीं जा सकती, दैट इज इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। दरख्त से पत्ते गिर जाते हैं, दोबारा दरख्त पे नहीं लटक सकते, दैट इज इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन ग्लास में पानी डाल दो, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं चाहूं तो दोबारा पानी खत्म निकाल उतार भी सकता हूं। ग्लास में पानी को गर्म कर दो, that is reversible process. मैं चाहूं दोबारा ठंडा भी कर सकता हूं। So reversible process is that process in which a system can regain, can कर सकता है, regain हासिल करना, दोबारा हासिल करना, its initial values of state variables, या initial state कह सकते हैं। And if the system is unable to recover its initial state, that is known as irreversible process. बंदूक से निकली हुई गोली, मुंह से निकली हुई बात, इसी तरीके से बॉम्ब का ब्लास्ट होना, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में ये रिवर्स होकर वापस अपनी जगह पर आ जाए, फिर इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल में हो सकेगा, नॉन साइक्लिक इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। मिसाल के, व्हाट इज साइक्लिक? द साइक्लिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच द सिस्टम रीगेन्स, हासिल कर, देखो इस केस में मैंने कहा था इफ द सिस्टम कैन, कर सकता है, दोबारा अपनी जगह हासिल कर सकता है। अब कर तो सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा, दैट इज नॉन साइक्लिक। कर सकता है लेकिन कर लेता भी है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच अ सिस्टम रीगेन्स इट्स इनिशियल स्टेट, रीगेन्स द इनिशियल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट स्टेट फंक्शंस, एंड इफ
it does not regain the initial values of state function, that is known as non-cyclic process. मिसाल के तौर पर मैं एक सिलेंडर लेकर उसके अंदर गैस को गर्म कर देता हूं, मैं दोबारा ठंडा भी कर सकता हूं, तो ये ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन मैं ठंडा कर नहीं रहा, बस उधर ही छोड़ देता हूं, तो ये रिवर्सिबल है लेकिन नॉन साइक्लिक हो गया। हाँ, अगर ठंडा कर लेता हूं तो फिर ये साइक्लिक हो गया। तो जनाब इसमें वाकई अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा नहीं, आ सकता है। फिर अब आता है या नहीं आता ये अलग बात है। जब दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा तो मैंने कहा कि वो अपनी दोबारा इनिशियल वैल्यूज हासिल कर लेगा। जब इनिशियल वैल्यूज हासिल कर देगा तो जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था वही इसका फाइनल टेम्परेचर भी हो जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा। टेम्परेचर में चेंज ना होने का मतलब है मालिक्यूलों के अंदर जो उसकी इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज भी नहीं होगा। तो ये याद रखो, फॉर ईच साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज जीरो। और याद रखो, हीट इंजन को हम हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में करेंगे। सो फॉर ईच साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। जितनी इनिशियल हालत थी वही दोबारा आ जाएगा, तो मजीद इसमें चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ बेटा टर्मिनोलॉजीज थी जो कि मैंने आप लोगों को समझानी थी। मैं दोबारा आ जाता हूँ जनाब थर्मोडायनेमिक्स की जानिब कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है। तो मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच heat energy is transferred into mechanical energy, into other forms of energy. And the device which will do this, that is a heat engine. Heat engine is the device. और heat engine है क्या? Cylinder containing some gas. The branch, thermodynamics. The device, heat engine. वो उसूल, जिन उसूलों की मदद से हम कर सकते हैं ये काम, उनको बोलते हैं laws of thermodynamics. What is laws of thermodynamics? Laws से मुराद है वो कवानीन, वो उसूल, वो कायदे, the principles. The principles according to which heat energy can be converted into mechanical energy, those principles are known as laws of thermodynamics. अब laws of thermodynamics total हैं 4, लेकिन यहाँ पे आपकी किताब में 2 हैं। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जनाब मेरे नेक्स्ट अभी जो टॉपिक दूसरा है उसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो जनाब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लूंगा तो क्या लूंगा? सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस। सपोज ये मेरे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर रखी हुई गैस है। मैं सपोज इसको 10 जूल हीट दे देता हूं मिसाल के तौर पर। सपोज 10 जूल जब हीट दूंगा, इस हीट को मैं बोलता हूं डेल्टा क्यू जो मैं दे रहा हूं। आपका जहन क्या कहता है? क्या इस हीट की वजह से गैस के मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, या इसके मॉलिक्यूलों के दरमियान जो बॉन्ड्स वगैरह है यानी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा, या पिस्टन ऊपर मूव करेगा, या तीनों काम होंगे? लाजमन सी बात है, तीनों काम होंगे। एक काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, पिस्टन ऊपर मूव भी करेगा। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। अच्छा, पिस्टन के ऊपर मूवमेंट का क्या मतलब है? इसके ऊपर मूवमेंट का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ वर्क हो गया। इस वर्क को हम डेल्टा डब्ल्यू कहते हैं। इसका मतलब है कि मेरे हीट की वजह से 3 काम होंगे, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा, पोटेंशियल भी चेंज होगा और पिस्टन भी ऊपर जाएगा। इन दोनों को मैंने इंटरनल एनर्जी का नाम दे दिया, मतलब इंटरनल एनर्जी के ज़िम्मे में डाल दिया। तो फिर मैं कहूँगा कि जनरली मेरे वर्क से 2 काम होंगे, इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा और वर्क भी होगा। सपोज पिस्टन ऊपर जाकर मैं सपोज कह रहा हूं कि 4 जूल से वर्क हो गया। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा जनाब? 6 जूल। दिस इज डेल्टा यू एंड दिस इज डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब है मैंने 10 जूल एनर्जी देकर 10 जूल इस्तेमाल हो गई। अब अगर मैं बच्चों वाली बातें करूं, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, तो मैं कह सकता हूं कि 10 जूल हासिल करने का तरीका क्या है? 6 जूल ले लो, 4 जूल ले लो, दोनों को प्लस कर दो। नाउ व्हाट इज दिस? डेल्टा क्यू। व्हाट इज दिस? डेल्टा यू। व्हाट इज दिस? डेल्टा डब्ल्यू। इस इक्वेशन को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
What is first law of thermodynamics? The amount of heat added to the system must be equal to the increase in the internal energy of the system plus work done by the system on the surrounding. याद रखिए इस केस में पिस्टन ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब है कि गैस काम कर रही है पिस्टन पे, सो हम ये कह सकते हैं द वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन. गैस से क्या मुराद है? सिस्टम. पिस्टन से क्या मुराद है? सराउंडिंग. ये जो वर्क होता है, ये वर्क हमेशा हम केमिस्ट फिजिक्स में हम पॉजिटिव लेंगे. हाँ, इफ द वर्क इज डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस, पिस्टन से मुराद है सराउंडिंग, गैस से मुराद है सिस्टम, इस वर्क को हम नेगेटिव लेंगे. सिंपल इज दैट. पिस्टन ऊपर जाएगा दैट इज पॉजिटिव वर्क, पिस्टन नीचे आएगा दैट इज नेगेटिव वर्क. देखिए यहाँ पे मैंने 4 जोड़ लिया, प्लस में लिया क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है. अच्छा, डेल्टा यू इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो इसका मतलब है डेल्टा यू को पॉजिटिव हम कब लेंगे? जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. वैसे चेंज का आमतौर पर तरीका क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो फाइनल ज़्यादा होगी, ये कम होगी, ये प्लस में है तो डेल्टा यू प्लस में आ जाएगा. डेल्टा यू माइनस का मतलब क्या होगा? कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. जब डिक्रीज होगी तो फाइनल वाली कम होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी, तो माइनस ज़्यादा है, इसका मतलब डेल्टा यू माइनस आएगा. इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू हम पॉजिटिव लेंगे. कब लेंगे? व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम. हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं या हीट इज एडेड टू द सिस्टम. डेल्टा क्यू हम नेगेटिव लेंगे. कब नेगेटिव लेंगे? व्हेन हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम. तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जनाब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है. सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, the amount of heat given to the system must be equal to the increase in the internal energy of the system plus work done by the system on the surrounding, by the system on the surrounding. जनाब यहां से अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है डेल्टा क्यू ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा. अगर आपको याद हो मैंने इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक में कहा भी था कि हम चेंज निकालते हैं. तो चेंज का क्या तरीका है? जितनी आपने हीट दी है उससे अच्छा जो हीट दी है उसका क्या तरीका है? वो भी मैंने बताया है, MC डेल्टा टी या NC, नंबर ऑफ मोल ले लो, C ले लो, डेल्टा टी ले लो वगैरह, मालूम हो जाएगा. तो जितनी हीट ली है उससे वर्क माइनस करो, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा. मेरा कहने का मकसद है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं. जनाब इस इक्वेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. Oh, these are the standards. In this equation, delta Q is taken positive when heat is added to the system. It is taken negative when heat is taken out from the system. Delta U is taken positive when the internal energy of the system will increase. It is taken negative when the internal energy of the system will decrease. Delta W is taken positive when the work is done by the gas on the piston, when the work is done by the system on the surrounding, when the work is done by the system on the piston. मुख्तलिफ आप तरीके कर सकते हैं. And delta W will be taken negative when the work is done by the surrounding on the system. तो जनाब इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. लेकिन यहां पे आपको एक चीज मैं बता दूं, जब मैं हीट दे रहा हूं, हीट की वजह से मैं कह रहा हूं ये 2 काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचें एक और काम भी तो हो सकता है. हीट का कुछ ना कुछ हिस्सा इन दीवारों में से गुजर कर बाहर हवा में भी तो जा सकता है, वो मैंने इधर जिक्र नहीं किया. इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि दीवारों में हीट नहीं जा रही, पिस्टन में भी हीट नहीं जा रही बाहर. इसका मतलब है ये दीवारें वगैरह जो है ये नॉन कंडक्टिंग मटीरियल्स हैं. अच्छा, दूसरी बात यह कि जब ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पिस्टन और ये सिलेंडर की दीवारों में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगी. फ्रिक्शन से भी कुछ ना कुछ हीट या एनर्जी का हिस्सा इस्तेमाल हो सकता है, वो भी मैंने जिक्र नहीं किया. इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ ना कुछ एजम्पशंस होंगी. एजम्पशंस का मतलब है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ एज्यूम करते हैं. पहली चीज क्या एज्यूम करते हैं? द वॉल्स एंड द पिस्टन आर ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटीरियल. दूसरी क्या चीज एज्यूम करते हैं?
द पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी किताब में नहीं है, मैंने नोट्स में लिखा है, और मैंने नोट्स में अक्सर इस तरह लिखा होता था, मेरे नोट्स में लिखा होता था कि दिस थिंग, मैं सिर्फ क्वेश्चन करता था एग्जाम्पशंस और लिखता था एग्जाम्पशंस ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल डिस्कस इन द क्लास। अब चूंकि क्लास तो मैंने ख़त्म कर दी है, ऑनलाइन ले रहा हूँ, आप लोगों को सबको फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, तो इस वजह से अब जो भी क्लास वाली बातें हैं वो भी डिस्कस कर दिया करूँगा। तो जनाब एजम्पशंस, दो एजम्पशंस हैं, वॉल्स पिस्टन नॉन कंडक्टिंग एंड पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस। तो ये जनाब हमारा था फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अगर ये चीज़ जौल में है तो ये भी जौल में होगी, ये भी जौल में होगी, अगर ये कैलोरी है तो ये भी यानी यूनिट्स थ्रू आउट सेम रखनी होंगी, ताकि आपको कैलकुलेशंस वगैरह में कोई मतलब फ़र्क ना पड़े और आपका आंसर जो हो वो सही आए। तो जब कभी आप इसको इस्तेमाल करोगे आप इस तरीके से कर सकते हो। एक चीज़ में आपकी केमिस्ट्री के मुताबिक जा रहा हूँ, याद रखें ये जो मेरे पास डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W आ गया, आपकी केमिस्ट्री की किताब में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में उन्होंने जो हीट है उसको Q कहते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U है, जो वर्क है वो है W। एक्चुअली वर्क और Q जो है ये स्टेट फंक्शंस नहीं है, तो केमिस्ट्री की ये स्टैंडर्ड्स होती है कि जो स्टेट फंक्शन ना हो उसको स्मॉल लेटर से जाहिर करो, स्मॉल से, और जो स्टेट फंक्शन हो उसको कैपिटल लेटर से जाहिर करो, ये कैपिटल U है। ठीक है, आपकी किताब में इसको डेल्टा E कहा गया है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में, तो देखो कैपिटल लगाया हुआ है। ये आपकी केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टेट फंक्शंस हैं उनको कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल लेटर्स, जो स्टेट फंक्शंस नहीं हैं उनको स्मॉल लेटर से। ये केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड्स है, फिजिक्स की नहीं है। फिजिक्स में हम सबको कैपिटल कैपिटल से जाहिर करते हैं। अब अगर आप इसको देखो तो ये इक्वेशन इस तरह बन जाती है, यही मैं फिजिक्स वाली ले रहा हूं आपकी केमिस्ट्री में। लेकिन जनाब आपकी केमिस्ट्री की किताब में तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W है। यहां अगर मैं डेल्टा E निकालूंगा तो ये तो Q माइनस W आ जाएगा। इसका मतलब है कि फिजिक्स में आंसर इस तरह इक्वेशन इस तरह बन रही है, केमिस्ट्री में इक्वेशन इस तरह बन रही है। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो थोड़े से मसले फिर आ गए हैं। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों सही है। याद रखो दोनों इसलिए सही हैं कि यहां पे हम जो वर्क ले रहे हैं जब पिस्टन ऊपर जा रहे हैं वो पॉजिटिव है। आपकी केमिस्ट्री में इस वर्क को पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेते हैं, उनकी अपनी स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी अपनी है। अब जब ये मैं माइनस लूंगा तो यहां पे फिर मैं -4 जूल लगाऊंगा। अब अगर माइनस लगाऊंगा तो केमिस्ट्री के मुताबिक अगर मैं इसी तरह की इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जनाब 10 जूल इज इक्वल टू 6 जूल। अगर मैं इसी तरीके से मतलब चले मैं -4 जूल लगा दूं, अब मैं कहता हूं कि 10 जूल यहां से कैसे हासिल करूं, तो लाजमत है प्लस तो नहीं लगा सकता, प्लस माइनस माइनस, फिर तो ये माइनस होकर ये नहीं आएगा, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अब नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा Q जो कि आपकी केमिस्ट्री में Q है। व्हाट इज दिस? दिस इज डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। व्हाट इज दिस? दिस इज Q। तो ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो सॉरी ये वर्क हो जाएगा W है, ये W इधर आकर प्लस हो जाएगा तो Q प्लस W। इसका मतलब है केमिस्ट्री में डेल्टा E बराबर है Q प्लस W, डेल्टा E बराबर है Q। इसका मतलब है केमिस्ट्री भी सही है, ये भी सही है, फर्क नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में जब कभी आप W की वैल्यू पुट करोगे, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो माइनस में लेकर वो पुट करोगे, और फिजिक्स में जब वही पिस्टन ऊपर जा रहा है तो जो भी वैल्यू होगी वो प्लस निशान के साथ प्लस करोगे। तो आप चाहे ये इक्वेशन लगाओ चाहे आप केमिस्ट्री वाली इक्वेशन लगाओ, याद रखो दोनों इक्वेशंस आपकी सही होंगी। शर्त ये है कि इसमें जब पिस्टन ऊपर जाएगा, दोनों में ऊपर जा रहा है, तो इसमें वो वैल्यू जो होगी वर्क वाली वो माइनस के साथ लगाओगे, और वहां पे जब लगाओगे तो प्लस के साथ लगाओगे, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि आप ये ना कहें कल को एंट्री टेस्ट देंगे तो फिर आप कहेंगे यार हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक तरह पढ़ा है और फर्स्ट ईयर फिजिक्स में दूसरी तरह पढ़ा है, अब पता नहीं एंट्री टेस्ट में आएगा हम क्या करेंगे। तो वो फिर आप जो
जो भी इक्वेशन लगाओ, सिर्फ जब वर्क की वैल्यू है उसको लगाते वक्त साइन का ख्याल रखो कि आप कौन जो इक्वेशन लगाओगे उसके मुताबिक साइन। हमारा फिजिक्स का इक्वेशन इस तरह है तो हम इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जाएंगे। मेरे टॉपिक का नाम था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहां पे अगर आप सोचें तो एक और चीज आ गई है। जनाब मैंने हीट एनर्जी दी कितनी है, 10 जूल, इस्तेमाल कितनी हो गई, 10 जूल, 6 यहां 4 यहां। इसका मतलब है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली गई, लेकिन टोटल एनर्जी जो मैं दे रहा हूं उतनी ही इस्तेमाल भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी इज कन्वर्टिंग ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, which is also known as law of conservation of energy। मेरा कहने का मकसद है कि first law of thermodynamics is also called law of conservation of energy। तो जनाब पहले एनर्जी का बेसिक उसूल पढ़ोगे। बेसिक उसूल क्या है, law of conservation of energy। So first law of thermodynamics is also called law of conservation of energy, because in this case only energy is converting from one form to another form, but the total energy remains constant, which is the statement of law of conservation of energy। So we also say that first law of thermodynamics is also called law of conservation of energy। तो जनाब ये मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक था, लेक्चर था, और मैंने ये लेक्चर ख़त्म कर दिया अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।